तो सिक्स्थ चैप्टर जो है हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश रूल के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं अंडर द ब्रिटिश रूल, वो उनके बारे में जो है हमें इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1784 के अंदर क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है कि भाई अब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वही कंट्रोल करेगा जो भी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। सेपॉय म्यूटिनी, यानी कि हमने पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग क्या है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जबकि अंग्रेज जो है ब्रिटिशर जो है उसको सिपाही म्यूटिनी जो है वो कहते हैं, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है हिंदी में। तो 1857 के अंदर क्या है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो भी बचा कुचा जो भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है वो सारे जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसको, क्राउन को। मतलब क्राउन जो है वो क्या है, जो भी रिमेनिंग पावर्स है कंपनी के पास उस सबको क्या है टेक ओवर जो है कर लेता है। अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इंडिया के अंदर तो ये जो है 3 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला जो है सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं, दूसरा है आर्मी, तीसरा जो है पुलिस है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो तीनों का ऑब्जेक्टिव है क्या, तो भाई ऑब्जेक्टिव दो ही है। पहला क्या है कि जो कंट्री है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा, ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में क्या है एक तरीके से कंटिन्यू करे, जो कंटिन्यूएशन रहे ब्रिटिश रूल का। यही जो है मेन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं दो है, एक तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, और ऑब्वियसली लॉ और ऑर्डर जो है अगर ब्रिटिशर्स के हिसाब से मेंटेन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या है ब्रिटिश का रूल जो है रहेगा ही। अब देखो इसको 3 भाग में जो है या 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो सिविल सर्विसेज के बारे में है, ठीक है। अगर हम सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में क्या है, जो भी कंपनी का हम कह सकते हैं ट्रेड है वो सारे क्या है कंपनी के जो सर्वेंट हुआ करते थे, या जो हम कह सकते हैं जो भी एक तरीके से एम्प्लॉय जो थे उन्हीं के थ्रू जो है वो कैरी जो है हम कह सकते हैं करवाता था। एंड उन एम्प्लॉयज या उन कंपनी सर्वेंट्स को फैक्टर्स कहा जाता था। अगर हम फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसका फाउंडेशन जो है वो वॉरेन हास्टिंग ने रखा था। लेकिन अगर हम एज अ रिफॉर्म देखें कि जो सिविल सर्विसेज के लिए रिफॉर्म लेके आए वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो हमको याद रखना है, जिन्होंने क्या है जो आईसीएस हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या है 2 पार्ट में या 2 डिवीजन में जो है वो डिवाइड कर दिया था। एक को उन्होंने कोवेनेंटेड कहा, दूसरे को अनकोवेनेंटेड कहा। कोवेनेंटेड कहने का मतलब क्या है, ये हायर रैंक्स को बिलोंग करने वाला सर्विसेज है, और अनकोवेनेंटेड जो है वो लोअर रैंक्स पे। हायर रैंक पे सिर्फ और सिर्फ क्या है यूरोपियन जो है वो रहते थे, और लोअर रैंक्स को क्या है इंडियन जो है वो रहते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कोवेनेंटेड एक तरीके से यूरोपियंस के लिए सिविल सर्विसेज हो गया, और अनकोवेनेंटेड जो है वो इंडियंस के लिए हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो बनते हैं 1786 में, एंड कॉर्नवालिस को ही हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर जो है मानते भी है। कुछ इन्होंने क्या है मेजर रिफॉर्म्स किए, जैसे कि अगर हम देखें तो जो भी कंपनी के अंदर सर्वेंट्स काम करने वाले थे उन्होंने उनकी सैलरी को क्या है एक तरीके से हाइक जो है वो करवाया था। दूसरा कि जो भी इंप्लॉइज थे उन पे क्या है स्ट्रिक्टली विजिलेंस भी रखा था, और रूल्स भी उनके खिलाफ क्या है रखा था कि भाई वो जो है वो क्या है प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो, कि प्राइवेट ट्रेड क्योंकि बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, करप्शन हो रहा था। तो उस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि जो भी इंप्लॉइज होंगे वो क्या है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, या जो भी हम सिविल सर्वेंट्स की बात करेंगे वो क्या है वो प्राइवेट ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये भी रिफॉर्म किया कि जैसे जैसे सीनियरिटी जो है वो बढ़ेगी तो उस बेसिस पे क्या है प्रमोशंस भी दिया जाएगा सिविल सर्विसेज के अंदर। 1800 में क्या है लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं एक कॉलेज फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर, जो कि यंग जो है रिक्रूट्स जिनको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग के लिए क्या है सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे आज के डेट में हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के अंदर देखते हैं। तो उसी तरीके से 1800 में क्या था फोर्ट विलियम्स जो है कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स की स्थापना जो है की गई थी, ताकि जो भी नए रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा सके। 1806 में बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टर थे कंपनी के उन्होंने इस कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स को क्या है एक तरीके से हम कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये कॉलेज जो है इसको शिफ्ट कर दिया इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से, जो कि हेलीबरी में क्या है स्थित है, जो कि इंग्लैंड में। मतलब सोचो कि यहाँ से क्या है रिक्रूटमेंट के बाद क्या है उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाना होता था, ठीक है। तो एक चीज ये है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो एबॉलिश करता है जो भी पैट्रोनेज सिस्टम है, एंड एक ओपन कंपटीशन को क्या है इंट्रोड्यूस करता है फॉर द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। मतलब समझो इस चीज को कि 1853 के पहले क्या है जो भी ऑफिसर्स काम करते थे वो कुछ लोगों को क्या है रिकमेंड करते थे, सिर्फ उन्हीं का क्या है उन्हीं का एग्जाम होता था सिविल सर्विसेज के लिए। कोई ओपन कंपटीशन नहीं था कि जो है दूसरे लोग भी बैठ सकते हैं। एक तरीके से रेफरेंस वाली मतलब हाई लेवल पे हम कह सकते हैं जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा था कि भाई जिसका जो पहुंच रहेगा उसी हिसाब से वो क्या है एग्जाम ही दे पाएगा, बाकी लोग जो है कॉमन लोग एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। अगर हम नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करें तो शुरू में क्या है डिस्क्रिमिनेशन रखा गया कि इंडियंस जो है उनको क्या है अलाउ ही नहीं किया गया, एक्सक्लूड रखा गया सिविल सर्विसेज से। 1793 में क्या है वो पोस्ट जिसका जो सैलरी है 500 यूरो से ज्यादा थी वो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है इंग्लिशमैन को ही दी जाती थी, उससे कम वाले को इंडियन जो है वो दे पाएंगे। मतलब 500 यूरो एनुअली की हम बात करें, इससे अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिशमैन के लिए रिजर्व होंगे वो पोस्ट। अगर हम इसके बाद देखें तो हमको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। तो देखो जो हम आज के डेट में जो हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो हम यूपीएससी के बारे में देख रहे हैं, तो यूपीएससी भी क्या है सिविल सर्विस एग्जाम है। तो कैसे हमारा यूपीएससी जो है इवॉल्व हुआ उसी तरीके से देखो यहाँ पे हमको आईसीएस के इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो
मैंने कहा भी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब यहाँ पे 1853 में क्या हुआ है, एबॉलिशमेंट हमें देखने को मिला। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था वो क्या है, लिमिटेड पर्सन को क्या है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल बना रहा था, वो भी वही क्या पैट्रोनेज सिस्टम वाले, रेफरेंस वाले। मैकॉले का रिपोर्ट आता है 1835 के अंदर, उन्होंने रिकमेंड किया कि सिर्फ और सिर्फ जो तेज लोग हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, उन्हीं को क्या है आईसीएस जो है वो देने को अलाउ किया जाए। फिर वहीं पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जहाँ पे क्या है इंडियंस को भी अलाउ किया गया एग्जाम देने के लिए। मैंने बताया भी कि ओपन कंपटीशन, लेकिन सोचो कि ओपन कंपटीशन था लेकिन एग्जाम देने के लिए कोई सेंटर इंडिया में नहीं था, तो जिसके कारण क्या है इंडियन अगर चाहते हैं इन सर्विस को ज्वाइन करना तो वो क्या है उनको लंदन जाना होगा खाली एग्जाम देने के लिए। तो ऑब्वियसली वो चीज क्या हो गया कि जिसके पास पैसा है वही जा पाएगा। फिर क्या है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो है 1861 के अंदर जो है वो देखने को हमें मिलता है कि वो आता है। एंड इसके तहत क्या है कोई भी इंडियन या यूरोपियन वो क्या है वो अपॉइंट हो सकता है इंडिया के अंदर किसी भी पोजीशन पे, प्रोवाइडेड कि वो क्या है इंडिया के अंदर क्या है पिछले 7 सालों से रह रहा हो। मतलब समझो कि अगर किसी को आईसीएस ज्वाइन करना होगा, किसी भी यूरोपियन को या ब्रिटिशर्स को, तो पहले उसको इंडिया के 7 साल रहना पड़ेगा और एक्सपीरियंस को गेन करना होगा, इंडिया रहने का एक्सपीरियंस एक तरीके से कि वो इंडियन हैबिटेट, क्लाइमेट और यहाँ के इन्वायरमेंट से बहुत अच्छे तरीके से भली बाती उसको पता है, तब जाके उसको अलाउ किया जाएगा कि भाई तुम जो है अब एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट हमको देखें तो नेक्स्ट आता है 1919 के अंदर मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म हम बात करते हैं। तो मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है एक तरीके से क्या कर रहा है, इसके तहत क्या है डिमांड किया गया कि भाई जो एग्जाम जो है वो आप लंदन में करवा रहे हो, इससे क्या है कि बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट माइंड जो है जो लंदन जाने के लिए असक्षम है वो छूट जा रहे हैं, तो क्यों ना एग्जाम को क्या है इंडिया में ही आप कंडक्ट कराओ। तो यहीं पे क्या है 1922 में क्या है पहला सेंटर जो है वो बनाया जाता है इंडिया के अंदर, जो है इलाहाबाद में क्या है पहला सेंटर जो है आईसीएस का हम कह सकते हैं कि बनाया जाता है। 1926 के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया का वो स्टैब्लिश होता है, जिसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे याद हमें रखना है सर रॉस बार्कर। तो बार्कर साहब को क्या है पहला चेयरमैन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया का जो है बनाया जाता है। पहले जो इंडियन आईसीएस ऑफिसर थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो ये था हमारा सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन। इसके बाद से जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आर्मी के बारे में। तो अगर हम आर्मी के बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियली ब्रिटिश आर्मी से क्या है सेपरेट जो है वो रखा गया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर क्या है स्पेशली वाइसरॉय कमीशन ऑफिसर्स हुआ करते थे, एंड ये वो ऑफिसर्स हुआ करते थे जो इंडियन सोल्जर्स पहले रह चुके हैं डिफरेंट रैंक्स पे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था वाइसरॉय कमीशन ऑफिसर्स के रूप में। क्योंकि अगर हम देखें कि ब्रिटिश रिजाइम जो कि इंडिया में इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पिलर देखने को मिलता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा हो गया याद रखना, सिविल सर्विसेज। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया आर्मी की हम बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली क्या है ब्रिटिश आर्मी से सेपरेट किया गया। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी की बात करें तो ज्यादातर हम अब देखो वो ब्रिटिशर्स थे बाहर से आए थे, तो कितने लोग लेके आए होंगे 100 200 5000 10,000 20,000 इतने लोग लेके आए होंगे। अब यहाँ पे क्या है लाखों की संख्या में अगर आर्मी में रिक्रूटमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें से 95% क्या होंगे इंडियन होंगे, वही हमें देखने को भी मिला। ऊपर से क्या है यूपी बिहार के लोग जो है काफी ज्यादा थे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तुम खुद देखो यहाँ पे कि 1857 के अंदर टोटल जो संख्या थी आर्मी पर्सनल की वो थी 3,11,400, जिसमें से 2,65,900 जो थे वो सिर्फ इंडियन थे। मतलब मान के तुम चलो कि इसका लगभग 70% जो पार्ट है वो क्या है इंडियन जो है उन्हीं से बना हुआ है। सिर्फ 3 इंडियन को आर्मी के अंदर क्या है वैसा रैंक दिया गया जिसमें सैलरी जो थी वो 300 पर मंथ से क्या है ज्यादा थी, एंड हाईएस्ट जो इंडियन ऑफिसर्स आर्मी के अंदर जो बन पाएंगे वो क्या है सूबेदार का जो पोस्ट था वही था। आर्मी जो है अगर हम लीड की बात करें या हम अगर इसके लीडर की बात करें तो कोई भी आर्मी का बटालियन हमेशा क्या है किसी भी इंडियन के द्वारा जो है लीड नहीं किया जाता था, वो हमेशा कोई ना कोई ब्रिटिश ऑफिसर जो है वही रहेगा। नेचर ऑफ आर्मी की बात करें, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ हम कह सकते हैं फॉरेनर्स इतने बड़े कंट्री पे राज करने के लायक जो है हो गए, या इतने बड़े कंट्री पे राज कर पाए इतने सालों तक, लोगों को पता ही नहीं चला, लोग जो है रिवोल्ट कर मतलब भगा नहीं पाए, इतने कम चंद हम कह सकते हैं मुट्ठी भर लोग जो है वो क्या है पूरे देश पे राज कर रहे थे। तो उसमें कुछ कारण हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या है आज के डेट में हम जो नेशनलिज्म का फीलिंग जो है फील करते हैं, उस समय वो मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो देखने को हमें नहीं मिलता था। यानी कि आज हमसे कोई कह दे कि भाई जम्मू कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, हम क्या है हम बड़े ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई हमारी कंट्री का पार्ट है, हमको ही बोला जा रहा है कि वो पार्ट नहीं है, तो वो तो हमारी कंट्री का पार्ट है, हम क्या है लड़ने लगते हैं। तो वो जो फीलिंग था मॉडर्न नेशनलिज्म का वो उस समय बिल्कुल ही एब्सेंट था। यहां तक तुम खुद सोचो कि कोई बिहार का सोल्जर है, अगर ब्रिटिशर जो है उनका फाइट किससे हो रहा है मराठा या समझो सिख से हो रहा है, और वो ब्रिटिश आर्मी का मेंबर है, तो जब वो मराठा और सिख से लड़ता है तो उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि देखो ये प्रोविंसेस और अलग अलग राज्य में थे तो जो कि पहले से ही आपस में लड़ते थे। तो जब वो ब्रिटिशर्स के रूप में क्या है ब्रिटिश आर्मी के रूप में क्या है मराठाओं से लड़ रहा है या मान लो पंजाब से लड़ रहा है, तो उसको एहसास भी नहीं होगा कि ये जो एक्ट है वो क्या है ओवरऑल कंट्री के अंदर हो रहा है, यानी कि ये एक्ट एंटी इंडियन है, ये बात उसको पता ही नहीं चलता था। उसको लगता था चाहिए तो दुश्मन इसको मारो। तो यही जो फीलिंग है नेशनलिज्म का वो क्या है मिसिंग था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था नमक वाला। हम इंडियंस का एक चीज है कि बाय डिफॉल्ट हम जो है वो बड़े शांत और सीधे साधे लोग हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक हमें ये भी है खुददारी कि भाई हम जो है वो क्या है अपने सॉल्ट के लिए काफी ज्यादा लॉयल रहते हैं कि जो हमको नमक दे रहा है हम उससे नमक हलाली कर सकते हैं, नमक हरामी नहीं कर सकते। तो वहीं पे क्या है कंपनी जो है, क्योंकि देखो इससे पहले ज्यादातर जो सोल्जर्स के रूप में भर्ती हुए थे वो बहुत एकदम एलिट क्लास ऑफ इंडियन तो थे नहीं, वो नॉर्मल एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे जो कि पहले से ही काफी ज्यादा जमींदार वगैरह या जो भी समझो कि राजा उजा रहा था उन सबसे ऑपरेस्ड पहले से थे। तो कभी भी उनको क्या है थ्रू आउट एक ऐसा जॉब कभी नहीं मिला था जिसके अंदर क्या सैलरी मिलता है टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी इंसान कोई जॉब कर रहा होता है अगर उसको कम सैलरी रहे ज्यादा रहे उससे मतलब नहीं है, सैलरी जितना
जितना भी रहे वो टाइम पे मिले, तो उसकी संतुष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक अच्छे कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रखता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय के मन में अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या आ जाएगा, लॉयल्टी आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि जो कंपनी थी वो क्या है अपने सोल्जर्स को टाइम पे करती थी एंड गुड कंडीशन में क्वार्टर वगैरह देके रखती थी, जिसके कारण क्या है कि ये चीज़ उनके मन में बैठ गया कि अच्छा ये तो हमारे क्या है, हमारे बॉस है और हमारे बॉस अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, अच्छे, हमको सैलरी दे रहे हैं, हमको खाने को दे रहे हैं, हमको रहने को दे रहे हैं। जो कि इससे पहले जो भी इंडियन रूलर था वो बिल्कुल नहीं किया था। बहुत मतलब कई एक समझो सालों साल से ये करना जो है वो बंद कर दिए थे। इंडियन रूलर्स आपस में ही क्या थे, परेशान थे। तो ये हमको देखने को मिला स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, आर्मी का। नेक्स्ट इसके बाद से थर्ड पिलर हमें पढ़ना है वो है पुलिस के बारे में, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम थर्ड पिलर की बात करें तो वो क्या है, पुलिस है। एंड जब हम क्रिएटर ऑफ पुलिस फोर्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो अगेन हमारे जहन में एक ही नाम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये है बात 1765 की, याद करिए हमने पढ़ा भी था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है जो दीवानी राइट्स है जो ऑब्टेन करता है किससे, याद करो हमने पढ़ा था शाह आलम 2 से। तो यहाँ पे क्या है जब दीवानी राइट्स क्या है ऑब्टेन करता है तो मुगल का जो पुलिस सिस्टम है वो क्या है, वो भी उस समय क्या था, मुगल के पुलिस सिस्टम क्या था, फौजदार के कंट्रोल के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। एंड फौजदार क्या है कि जो मिलिट्री कमांडर थे वही क्या है लैंड रेवेन्यू फंक्शन को भी काम करते थे, दूसरा क्या है जुडिशियल भी काम करते थे। तो वहाँ पे देखने को हमें मिला कि मुगल पुलिस सिस्टम क्या है फौजदार के रूप में काम कर रहा था। फौजदार क्या थे भाई, जो मिलिट्री कमांडर थे प्लस वो जुडिशियरी भी देखते थे, साथ ही साथ रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते थे। तो जैसे ही क्या है जो टेक ओवर होता है जो दीवानी का बंगाल के अंदर हम देखते हैं तो उसके बाद से कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंपनी के ऑफिसर्स के लिए अगर हम देखें तो जैसे अदर डिपार्टमेंट में दिक्कत हो रही थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है कि देखने को मिला कि छोड़ना ठीक नहीं होगा। मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम देखते हैं तो जब वो क्या है टेक ओवर कर रही है दीवानी तो बहुत सारे क्या है डिपार्टमेंट्स को क्या है टेक ओवर करती है। तो उसी तरीके से क्या है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी सोचती है कि अच्छा ये हम इतनी सारी चीज़ों को तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं रहेगा तो कोई काम का जो चीज़ रह नहीं जाएगा। इसीलिए उनको लगा कि ये नीड है क्या कि जो पुलिस सिस्टम है वो क्या है यूरोपियन सुपरविजन पे जो है वो चले, ताकि जो एक तरीके से हम कहें कि जो क्राइम है वो क्या हो कम हो सके और जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो सके। फौजदार को इसीलिए क्या है रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। तो याद रखना है मुगल के पुलिस ऑफिसर कौन थे, फौजदार थे एंड हु वर रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट अगर देखो तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ पुलिस के बारे में। तो 1793 के अंदर क्या है हमको देखने को मिलता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई जो जमींदार है, पहले जमींदार दो काम कर रहे थे देखो, एक तो वो क्या है पुलिसिंग का भी ड्यूटी करते थे, ठीक है, प्लस वो क्या है रेवेन्यू को भी कलेक्ट करते थे। तो वो क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में डिसाइड करते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको क्या है सर्टेन हम कह सकते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में वो डिवाइड कर देते हैं। समझो मान लो 10 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और 10 को क्या है एक एक थाना के अंदर जो है वो दे दिए कि भाई एक एक थाना का क्रिएशन हुआ और थाना को जो हेड करता था उसका नाम दरोगा था। आज भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं दरोगा, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो दरोगा जो है वो नहीं थे, उस समय क्या है थाना के हेड ही को क्या है दरोगा जो है वो कहा जाता था। एंड 10 थाना के हेड मतलब जो सुपरविजन का काम जो है वो कौन करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, जो कि रिप्लेस किए गए थे किसको लेके, फौजदार। तो जो फौजदार को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, उसकी जगह पे मजिस्ट्रेट और जमींदार की जगह क्या आ गए दरोगा साहब जो आ गए पुलिसिंग का जो काम है वो मेंटेन करने के लिए। 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या है दरोगा और जमींदार का नेक्सस जो है वो क्या है एक तरीके से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। एंड जिसके कारण क्या है बंगाल का जो रूरल लाइफ है काफी ज्यादा डिस्टर्ब जो हमको देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है कि जो कॉर्नवालिस साहब थे वो क्या है वो ये जो सिस्टम जो लेके आए थे दरोगा वाला वो क्या है कुछ ही सालों के अंदर क्या हो जाता है कि एक तरीके से फेलियर साबित होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है दरोगा जमींदार का क्या है फैल जाता है गाँव गाँव के अंदर और वहां पे काफी ज्यादा क्या है केओस जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर से वही ऑपरेशन जो है हमको देखने को मिलता है गरीब जो पीजेंट है उनका। तहसीलदार डाइवेस्टेड ऑफ पुलिस ड्यूटीज इन 1807, मतलब जो तहसीलदार को जो पुलिसिंग का ड्यूटी दिया गया था वो 1807 के अंदर क्या है उनसे वो ड्यूटी ले लिया जाता है। दरोगा जो सिस्टम था उसको फॉर्मली क्या है अनाउंस करके एबॉलिश कर दिया जाता है 1812 ईस्वी में। एंड जो सुपरविजन ऑफ विलेज जो है अब विलेज का भी पुलिस का जो सुपरविजन है वो किसके हाथों डाल दिया गया, कलेक्टर साहब के हाथों। कि अब कलेक्टर साहब जो डिस्ट्रिक्ट में असाइन किया गया है वही क्या है एक तरीके से विलेज के अंदर जो है पुलिसिंग की भी सिस्टम को क्या है सुपरवाइज जो है वो करेंगे। अब कलेक्टर साहब के पास क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं रेवेन्यू का आ गया, पुलिसिंग का आ गया, मजिस्ट्रियल फंक्शन जो है वो है, ये तीनों क्या है एक टाइम पे जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि कॉलोनियल स्टेट जो है इट क्लियरली नीडेड एन एप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम व्हिच वुड इंट्रोड्यूस इट्स वर्जन ऑफ रूल ऑफ लॉ थ्रू आउट द एम्पायर। तो कॉलोनियल जो इंडिया का जो स्टेट था अब उसको सही में क्या है जरूरत थी कि इंडिया के भी अंदर क्या है एक यूनिफॉर्म पुलिसिंग जो है सिस्टम जो है वो प्रेजेंट हो, ताकि जो रूल ऑफ लॉ रहे, जिसको हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब कि पूरी कंट्री जो है एक रूल से चल रही है, जो कि रूल जो है वो किसके तहत बन रहा है, लॉ के तहत बन रहा है, जो थ्रू आउट एम्पायर। मतलब उनका सोच ये था कि अगर हम पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो जगह जगह पे क्या है कि जो रीजनल लेवल पे रिबल्स वगैरह तैयार हो जा रहे हैं वो उनको फिर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो जब तक यूनिफॉर्म पुलिसिंग
सिस्टम नहीं रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन रहेगा, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन रहेगा तो उसका प्राइमरी गोल ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ट्रेड करना। तो ट्रेड क्या, पता चला सामान लेके जा रहे, कोई लूट लिया, तो उस केस में भी क्या है कि उनका प्राइमरी जो गोल था कि इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया जाए। नया मॉडल जो है वो क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्या है सिंध के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया, जब सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध को कब्जा किया था सिंध पे 1843 के अंदर, तो वहां पे क्या है, वहां पे नए जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब देखो यहीं पे क्या है, सेपरेट जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बनाया गया डिपार्टमेंट एंड अपने ही ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, मतलब सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट भी था, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो सेपरेट ऑफिसर का अलग से था। किस चीज पे बेस्ड है, तो हम देखो हम पढ़ते हैं कि एक आइरिस कॉन्स्टेबुलरी है, ठीक है, जो रॉयल आइरिस कॉन्स्टेबुलरी कहते हैं, इस मॉडल पे बेस्ड क्या है नया जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको क्रिएट किया गया। सिंध मॉडल क्या है, उस समय क्या है सक्सेस था, तो सक्सेस होने के बाद क्या है उसको लेटर इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। जो रिवोल्ट है 1857 का क्या है, वो पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर को क्या है पूरा उसका फाउंडेशन हिला के रख देता है। इसी के बाद क्या है 1857 में देखो यहाँ ये हुआ, और 1860 के अंदर क्या है पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलता है। एंड ये पुलिस कमीशन जो है एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का वो क्या है प्रोवाइड करता है। एंड इसी के बाद से पुलिस का एक्ट 1861 के अंदर जो है उसको एनैक्ट किया जाता है। अगर हम इसके बाद देखें तो 61 के बाद बहुत सालों के बाद क्या है जो पुलिस कमीशन है 1902 का वो क्या है उसको बनाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि बोला गया कि जो भी एजुकेटेड इंडियंस है उनको क्या है उनको एज अ ऑफिसर जो है पुलिस फोर्स के अंदर अपॉइंट किया जाए, लेकिन वो जो रैंकिंग है उनका, समझो जो उनका हायरार्की है वो मतलब एज अ इंडियन हाईएस्ट जहां रैंक एंड हो जाएगा इन पुलिस, वहीं से यूरोपियन का रैंक है उसके बाद से शुरू होगा। तो सिंपल सा चीज था, वो बोला गया कि हमेशा यूरोपियन जो है उस पूरे हायरार्की में हमेशा किसी भी कोई भी इंडियन क्या है हमेशा किसी भी निचले से निचले यूरोपियन से क्या होगा नीचे ही होगा, जबकि एज अ इंडियन क्या है हम बहुत ज्यादा प्रमोशन भी ले लेंगे तो यूरोपियन में जो सबसे नीचे पायदान पे होगा उससे भी क्या होगा वो इंडियन नीचे ही होगा। जो पुलिस राज है वो ग्रेजुअली क्या है इमर्ज करने लगा किसके किसके बीच, तो हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं एंड अपने इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। मतलब ये जो है 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो पूरा का पूरा पुलिस राज है वो क्या है इवॉल्व होता है, एक तरीके से इमर्ज करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमको पढ़ना है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। वॉरेन हास्टिंग ने क्या है जुडिशियल सिस्टम को एक तरीके से स्टार्ट किया था। अगेन क्या है यहाँ पे अगेन लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करते हैं जिन्होंने काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है वो जुडिशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने में प्ले किया 1793 के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दीवानी अदालत या सिविल कोड जो है वो एक तरीके से क्या हुआ कंस्ट्रक्ट किया, बनाया एक तरीके से। कॉर्नवालिस पहली बार क्या है कि जो पोस्ट है सिविल जज का और कलेक्टर का उसको सेपरेट किया। पहले क्या है कलेक्टर के पास ही क्या था जुडिशियल जो पावर था वो कलेक्टर के ही पास था डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब क्या है सिविल जज को यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल जज होते हैं उनको क्या है अलग कर दिया, किससे, कलेक्टर से। जो लोएस्ट हायरार्की का कोर्ट का था उसके अंदर हमको देखने को मिलता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि हेडेड बाय इंडियन जजेस नोन एज मुंसिफ या आमीन हम जिसको कहते हैं। तो लोएस्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलता है कि सबसे नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्या है इंडियन जजेस थे जिनको मुंसिफ कहते हैं या आमीन कहते हैं। रजिस्ट्रार के जो कोर्ट थे वो यूरोपियन से हेड किए जाते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल सर्वेंट जो थे वो हेड करते थे, ठीक है, यानी कि कलेक्टर साहब जो है वो हेड कर रहे एक तरीके से। फाइनली जो सदर दीवानी अदालत है वो क्या है उसको एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया। क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए कॉर्नवालिस साहब ने क्या है जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल है उसको डिवाइड कर दिया, 4 डिवीजन में बांट दिया, और हर सर्किट को क्या है कि एक तरीके से क्या है जो ईच कोर्ट सर्किट था उसको क्या है उसके ऊपर एक सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर दिया। मतलब सिंपल सा चीज है, कॉर्नवालिस साहब ने क्या है क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए जो प्रेसिडेंसी था बंगाल का उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर जो है वो हेड के द्वारा किया जा रहा था, तो सिविल सर्वेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमको पढ़ना चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लॉर्ड मैकॉले जो है वो अपॉइंट होते हैं एज अ 4th ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। एंड 1835 में मैकॉले साहब जो है वो अपॉइंट होते हैं एज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। अब देखो यहीं से लॉ कमीशन जो आया, एंड यही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद हमको देखने को मिलता है कि आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो आता है, जिसको हम लोग इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड जो है वो कह रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बस इतना याद रखना, 1835 में क्या है लॉर्ड मैकॉले जो है फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन जो है अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट नाम आता है विलियम बेंटिंक का, जिन्होंने क्या है जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील है उसको क्या है एबॉलिश किया, एंड जो वर्क था वो क्या है वो असाइन कर दिया डिस्ट्रिक्ट जजेस को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। मतलब उन्होंने क्या क्या बोला कि प्रोविंस के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं रहेगा, जो भी कोर्ट का ये काम है ये वाला वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को सौंप दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको दे दिया। 1865 के अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो है वो क्या हो गया मर्ज हो गया, मतलब प्रोविंशियल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है एंड सदर अदालत जो है वो मर्ज कर गया, एंड मर्ज करके क्या है कि जो 3 हाई कोर्ट हमको देखने को मिला कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर और मद्रास के अंदर, उनको जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट देखो अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट अगर इवैल्यूएट करें तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला अगर हम कहें तो हमको देखने को मिला कि एस्टेब्लिशमेंट जो नए सिस्टम का है वो क्या है एक तरीके से जो ओल्ड लॉज थे उन्हीं को कोडिफाई कर करके क्या है हमको देखने को मिलता है कि देखो हमेशा क्या है लॉ आता था उसमें क्या है कुछ खामियां होती थी, फिर उसको क्या है इंप्रोवाइज करके फिर नए आते थे, तो ऐसे ही करके क्या है धीरे धीरे इवॉल्व जो है वो किया। क्रिमिनल कोर्ट जो है
अप्लाइड मुस्लिम क्रिमिनल लॉज इन मॉडिफाइड एंड लेस हार्म फॉर्म्स। अब देखो यहीं पे क्या है, यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है कि जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉज है उनको क्या है लेस हार्श फॉर्म में क्या है वो एक तरीके से कोर्ट के अंदर क्या है रखा गया कि मुस्लिम के लिए जो क्रिमिनल लॉज है वो थोड़े से क्या है मॉडिफाइड फॉर्म में और लेस हार्म फॉर्म में है अदर देन नॉन मुस्लिम्स। नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन टू बी कैरिड आउट इन ओबीडियंस टू द लॉज एंड नॉट एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूलर। मतलब सिंपल सा चीज है कि जैसे पहले के जमाने में अगर हम देखें जहां राजा महाराजाओं का जमाना था तो उस दौरान हमें देखने को मिलता था कि एक आदमी मान लो अभी चोरी किया तो उसको चोरी किया तो राजा साहब के पास पहुंचा और राजा साहब बहुत गुस्से में तो उसको पता चला फांसी का सजा दे दिए, मरवा दिए। दूसरा क्या है कि वही चोरी किया लेकिन उस समय राजा जो साहब थे वो क्या है बहुत अच्छे मिजाज में थे, खुश थे, तो उनको जब वो चोर को ले जाके सौंपा गया उनको तो बोले कि कोई बात नहीं आज मेरा मूड जो है वो अच्छा है तुमको जाने देते हैं। या कोई मान लो बोला कि कितना रुपया चुराया तो बोला कि मान लो 1000 रुपया चुराया तो 1000 रुपया चुराया है वो चोर तो बोले कि तुम जो है 500 रुपया फाइन जो है दो और चले जाओ यहाँ से। तो वही चीज हमको देखने को मिलता है कि सेम जो है वो क्या है क्राइम है लेकिन अलग अलग क्या है लॉ है। क्यों? क्योंकि राजा पे के मूड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी चीज को बोला गया कि अगर लैंड एक होगा यानी कि स्टेट एक होगा कंट्री एक होगी तो जो लॉज है वो भी क्या होंगे हर किसी के लिए बराबर होंगे। इसी को रूल ऑफ लॉ जो है वो कहा जाता है कि एक सेट ऑफ रूल्स पे जो है वो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर ब्रिटिश रूल हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो भले ही रूल ऑफ लॉ कहा जाता था लेकिन मोस्टली क्या था प्रैक्टिस में तो कम था, थ्योरी में क्या है ज्यादा था, मतलब रियलिटी में कम था। बात जो है बड़ी बड़ी थी लेकिन दर्शन जो थे वो छोटे थे। वही चीज है कि यहाँ पे क्या है बोला तो जाता था कि भाई प्रैक्टिस में कि सॉरी थ्योरी के अंदर क्या है कि बहुत बहुत अच्छा रूल ऑफ लॉ है कि सबके लिए जो लॉ है वो क्या है कानून जो है वो एक समान है, लेकिन एक्चुअल में क्या है अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग अलग था। लॉज नॉट मेड बाई पीपल थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस बट ऑटोक्रेटिकली बाई फॉरेन रूलर्स। मतलब जो लॉज थे भी वो क्या है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंपोज किए गए थे। ऐसा तो नहीं कि हमारे डेमोक्रेटिकली क्या है हम इलेक्ट किए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को फिर वो फर्दर क्या है जो लेजिस्लेटिव वाला प्रोसेस है वो किए थे, वो सब कुछ था ही नहीं। सीधे सीधे क्या था कि फॉरेनर्स आए वो सेट ऑफ रूल्स लेके आए हम इंडियंस पे क्या है इंपोज जो है वो कर दिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं जहां लीगल सिस्टम इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल was based on concept of equality before law. This system in practice led to emergence of legal inequality. Justice become expensive. देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको देखने को मिलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब क्या हो गया कि लॉ के कानून के नजर में क्या है सब लोग बराबर है, जबकि ऐसा था नहीं। बराबर होने के लिए क्या है कि केस लड़ना पड़ेगा और केस लड़ना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा टेक्निकल है। उस समय क्या है बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे थे तो ऑब्वियसली जो लॉ का पूरा प्रोसेस है वो क्या हो गया काफी कॉस्टली हो गया। तो जब कॉस्टली हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर पाएंगे उसी के लिए वो चीज अवेलेबल रहेगा। तो यहीं पे हमको क्या है डिस्टिंग्विश जो है होते हुए दिखता है कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द टू हम कह सकते हैं जो समाज में या सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है इनइक्वलिटी है वही चीज हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल के अंदर हमको पढ़ना है सोशल कल्चरल और एजुकेशनल पॉलिसी को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल पॉलिसी को। तो सोशल पॉलिसी जो है वो क्या है बहुत सारे क्या है पॉलिसीज को डील करता है विच बेसिकली डील्स विद लॉ एजुकेशन फैमिली क्रिमिनलिटी स्टेटस रैंकिंग ये सारे चीजों को लेके क्या है सोशल पॉलिसी जो है वो बनाए गए थे। सिंपली ब्रिटिश जो है वो फॉलो करते थे क्या तो नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी। मतलब कि ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल है। तो इस केस में जो भी सोशल चीज़ें हो रही होती थी वो ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि यहाँ के कल्चर रिलीजियस या सोशल एस्पेक्ट में कोई भी क्या है कोई रिफॉर्म बहुत बड़ा जो है वो नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट वगैरह जो है वो हो जाए और उनको अल्टीमेटली क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो जिसके कारण उनका जो ट्रेड कंटिन्यूअस चल रहा था वो क्या हो जाए हैम्पर हो जाए। तो वो कोशिश करते थे कि ये जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हो। लेकिन ये कब तक तो 1813 तक हमें देखने को मिलता है कि इससे पहले क्या है जो पॉलिसी था उनका नॉन इंटरफेरेंस का वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे थे। यहीं पे हमको ओरिजिन देखने को मिलता है 1829 में क्या है जो एबोलिशन है वो सती का करते हैं। फिर क्या है इन्फेंटिसाइड का जो प्रोहिबिशन है वो 1795 फिर 1802 में क्या है हमको देखने को मिलता है। फिर जो विडोज थी उनको क्या है रीमैरी करने का जो अधिकार है दिया जाता है बाई लॉ 1856 के हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो ये रिफॉर्म्स किस हद तक किया जाता था तो बोला गया कि जब तक ये सारे रिफॉर्म्स क्या है आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट कर दे तब तक क्या है इनको अच्छे ढंग से सोच समझ के जो है वो किया जाता था। ब्रिटिशर जो थे वो इंडियंस को मानते थे कि एजुकेट किया जाए, इतना जरूर एजुकेट किया जाए, इतना जरूर मॉडर्नाइज कर दिया जाए ताकि वो उनके बनाए हुए गुड्स को कंज्यूम करने के लिए क्या हो डिमांड क्रिएट हो जाए उनके अंदर, लेकिन इतना एडवांस नहीं किया जाए जिसके कारण ये क्या है जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट है यानी कि ब्रिटिश का जो रूल करने का इंटरेस्ट है वही क्या हो जाए खतरे में आ जाए। मतलब था कि भाई इसको इतना ही पढ़ाओ लिखाओ जितना कि पढ़ लिख के हमारे ब्रिटिश गुड का फैन हो जाए कि अब हमको एकदम सूट ही पहनना है, लेकिन इतना मत पढ़ा लिखा दो, इतना मत इसको एडवांस बना दो कि ये सब चीज़ों को क्या है जो भी प्रोसेस है उसको समझना स्टार्ट कर दे और हमारा जो मकसद है उसको क्या है उसी में बाधा डाले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कल्चरल पॉलिसी की हम बात करते हैं तो एक नाम है दो है, एक है विल्बरफोर्स एंड चार्ल्स ग्रांट। ये क्या है दोनों ही क्या है अगर हम देखें तो एक है विलियम विल्बरफोर्स और दूसरे चार्ल्स ग्रांट जो कि चेयरमैन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ चार्ल्स ग्रांट याद रखना कि चेयरमैन है, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों नहीं है, ये चार्ल्स ग्रांट है। तो ये क्या है चेयरमैन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये चाहे
कि इंडिया के अंदर क्या है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड किया जाए, और वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने क्या है एक तरीके से सपोर्ट किया इस होप से कि पूरे कंट्री को क्या है वो कन्वर्ट कर दे किसमें, क्रिश्चियनिटी के अंदर। यानी कि उनका मकसद ये था कि पूरा का पूरा जो होल इंडियन कंट्री है वो क्या है क्रिश्चियन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना ले। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एजुकेशन पॉलिसी जो है और उसके इन्फ्लुएंस के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम वॉरेन हास्टिंग की बात करें तो उन्होंने क्या है कलकत्ता के अंदर सेटअप जो है वो किया था कलकत्ता मदरसा का 1781 के अंदर, और 1791 के अंदर क्या है जोनाथन डंकन ने क्या है जो वाराणसी है उसके अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो याद रखना एक है कलकत्ता मदरसा जो कि 1781 में हास्टिंग के द्वारा जो है वो स्टार्ट हुआ था, और डंकन के द्वारा क्या है संस्कृत कॉलेज जो है 1791 के अंदर क्या है वाराणसी के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया जाता है कलकत्ता के अंदर 1800, जैसा हमने पढ़ा भी था वेलेस्ली के द्वारा, जो कि ट्रेनिंग सेंटर था किसका, सिविल सर्वेंट्स का। फिर बात है वुड्स डिस्पैच की ऑन एजुकेशन 1854। तो इस वुड्स डिस्पैच को हम क्या है मैग्ना कार्टा मानते हैं एजुकेशन का इंडिया के अंदर। सिंपल सा चीज है, दो अगर हम कहें तो व्यूज है, एक है ओरिएंटलिस्ट व्यू, दूसरा है एंग्लिसिस्ट व्यू। ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि जो भी इंडियंस हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन जो है वो तो दिया ही जाए, लेकिन उनके साथ साथ जो स्पेंडिंग है वो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है उसमें भी किया जाए। जबकि एंग्लिसिस्ट का जो है ओपिनियन ये था कि जो स्टडी के लिए स्पेंडिंग होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न स्टडीज को लेके हो, मतलब साइंस को, मैथ्स को, ताकि वो एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में जो है वो बन पाए। ठीक है, मतलब उनका कहना था एंग्लिसिस्ट का कि जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है वो क्या है जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं। कब आया था, 1854 को। दो व्यू है ओरिएंटलिस्ट का एंड एंग्लिसिस्ट का। नेक्स्ट है इसके बाद हार्टॉग कमेटी कहते हैं। हार्टॉग कमेटी 1929 के अंदर आया था, जिन्होंने जिस कमेटी के का रिपोर्ट जो है वो कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन है वो उसको क्या है उसको एम्फसाइज करना चाहिए, मतलब उस पर जोर देना चाहिए एक तरीके से कि वो हर लोग जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है इंडियंस को मिले। अब यहाँ पे देखो बोला गया कि जो भी क्या है डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उनको प्राइमरी के बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है वो दिया जाए, लेकिन जो रेस्ट होंगे जो एवरेज आईक्यू के होंगे, ठीक है, एवरेज आईक्यू के, उनको बोला गया कि 8th के बाद क्या है बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, 8th तक पढ़ाओ, उसके बाद से जो भी वोकेशनल कोर्सेज है उनमें दाखिला करवा दो। वोकेशनल कोर्सेज हम लोग किसको कह रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई 6 महीना 10 महीना 1 साल का जो है शॉर्ट कोर्स जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बाद क्या है कोई प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, जैसे कोई भी चीज़ें जो है आज के डेट में देखो तो जैसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न डे में तुम देख लो जो स्किल इंडिया के अंदर है, जैसे वोकेशनल कोर्स, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग एक तरीके से मान लो कोई 6 महीना में सीख लिया तो उसके बाद से अपना लाइवलीहुड जो है वो जी सकता है। तो उसी तरह बोला गया कि जो आम जनता है उसको 8वां तक पढ़ाओ, उसके बाद से क्या है वोकेशनल कोर्स में दाखिला करवा दो, एडमिशन करा दो उसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना है, कम्युनिकेशन। क्या रीजंस थे डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए? तो सिंपल सा चीज है मार्केट का एक्सेस होना। मार्केट का एक्सेस होना मतलब कि जो भी वो रेल्स या रोड्स को डेवलप कर रहे थे उनका पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक वो कनेक्ट हो पाए ताकि अपने गुड्स को सेल ऑफ कर पाए। नेक्स्ट जो टेरिटोरियल कंट्रोल है उसमें भी उनको सहायता मिल रही थी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो वो करते हैं उनमें भी क्या है एक तरीके से सपोर्ट था, क्योंकि वो पहुंच पाएंगे टाइम पे तभी तो एडमिनिस्टर जो है वो कर पाएंगे उसके अंदर। रेलवेज की बात करें तो पहला जो रेलवे लाइन है वो बॉम्बे से थाने के बीच में था, देखने को हमें मिला, और पहली बार जो ऑपरेशन में आया था वो 1853 के अंदर। रेलवेज का अगर हम क्रेडिट दे तो गवर्नर जनरल डलहौजी को देते हैं, एंड इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो है मानते हैं। फिर इसके बाद से पोस्टल सिस्टम जो है हमको देखने को मिलता है, जहां पे लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इंडिया के अंदर जो पोस्टल सिस्टम है उसको यूरोपियन जो लाइन था, इंग्लैंड का लाइन था, जिसको हम लोग कहते हैं पेनी पोस्टेज सिस्टम, उस बेसिस पे क्या है ऑपरेट जो है वो करवाए, या पोस्टल सिस्टम जो है वो क्या हुआ उस तरीके से डिजाइन हुआ था इंडिया का ऑन द बेसिस ऑफ पेनी पोस्टेज सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, लास्ट अगर हम देखें तो हमको टेलीग्राफ के बारे में पढ़ना है। टेलीग्राफ क्या है? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर डलहौजी के ही द्वारा 1852 के अंदर, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो गया। इसके बाद से 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर।